चलिए शुरू करें। देखिए 170 तक नहीं, यानी कि 35 प्रश्न का उत्तर देना। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है कि आज के ये जो सेशन है इसका जो पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। एक है आपको झरिया, एक है आपको राउरकेला, और एक जो है आपको रायपुर है, और एक जो है आपको वीरमित्रपुर है। ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें से देखने से ही पता चलता है कि राउरकेला जो है वो आपको क्या है, लौह इस्पात उद्योग के क्या है कि आपको प्रमुख केंद्र है। ठीक है ना। और ये जो राउरकेला है ये आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो यहाँ से इससे पूछे जाने वाले जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कभी कभी पूछ देगा कि भिलाई इस्पात केंद्र जो है किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, मतलब किस देश के सहयोग से, तो वो आपको सोवियत संघ के सहयोग से। इसके अलावा आपको बोकारो जो है सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर जो है वो आपको ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसी को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले 4 आपको इस्पात उद्योग केंद्र है, उसको आपको सबसे पहले जान लेना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपको भिलाई इस्पात केंद्र की। किसकी बात करते हैं कि आपको ये जो भिलाई इस्पात केंद्र है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो भिलाई इस्पात केंद्र है यह जो आपको स्थापित हुआ था, यह आपको किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह जो स्थापित हुआ था यह आपको यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ था। मतलब कि सोवियत संघ के सहयोग से इसे क्या किया गया था कि आपको स्थापित किया गया था। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो भिलाई इस्पात केंद्र है यह है कहाँ, ठीक है ना, तो यह आपको छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको समझना है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो ये भी याद रखिएगा कि आपको रायपुर है। क्या है? रायपुर है, ठीक है ना। कहाँ है? रायपुर है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आपको रायपुर है। और छत्तीसगढ़ बना कब था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो बना था वो आपको 1 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि भिलाई इस्पात केंद्र जो कि आपको कहाँ है तो आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और यह आपको किस देश के सहयोग से बना था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको यूएसएसआर के सहयोग से, मतलब कि सोवियत संघ के सहयोग से इसका क्या हुआ था कि आपको स्थापना हुआ था। किसका? तो आपको भिलाई इस्पात केंद्र का। इसके बाद यहाँ से प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो आपको रायपुर में है। और ये जो छत्तीसगढ़ है इसका निर्माण जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो आपको 1 नवंबर 2000 को। मतलब कि यह 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था कि आपको, मतलब कि मध्य प्रदेश से क्या हुआ था कि आपको अलग होकर इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न जो कर रहा है, अगला प्रश्न नहीं, इसमें और भी ऑप्शन आएंगे। भिलाई के बाद आपको हो जाएगा दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। तो देखिए तो ये जो दुर्गापुर इस्पात केंद्र है, याद रखना है क्या है कि दुर्गापुर इस्पात केंद्र यह सबसे पहले किस देश के सहयोग से यह क्या हुआ था, क्या स्थापित हुआ था। तो देखिए दुर्गापुर इस्पात केंद्र जो है वह आपको ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से यह क्या हुआ था कि आपको मतलब स्थापित हुआ था। इसके बाद यह है कहाँ, तो दुर्गापुर जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता। कौन है? कोलकाता, ठीक है ना। और कोलकाता जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको क्या है कि जूट के लिए क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपको कोलकाता है, ठीक है ना, तो कोलकाता को और भी बहुत सारे कारणों से आपको औपनिवेशिक काल से ही क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी का कोलकाता, और ये जो आपको पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि अभी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उसे भी आपको याद रखना है, जो कि आपको ममता बनर्जी है। क्या है? ममता बनर्जी है, ठीक है ना। और यह आपको आजादी से पूर्व ही इस राज्य का क्या है कि आपको गठन हुआ है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझ जाना है, ठीक है ना। तो देखिए तो दुर्गापुर इस्पात केंद्र जो है वो क्या है, तब क्या कहेंगे, ब्रिटेन में, ठीक है ना। और ब्रिटेन कहते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और यह किस देश के सहयोग से बना था, तब कहेंगे आपको ब्रिटेन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से बना था, तो हम क्या कहेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है ना। दुर्गापुर इस्पात केंद्र क्या है, तो आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। और ये जो कोलकाता है याद रखिएगा ये आपको हुगली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। तो याद रहेगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो क्या कहेंगे आपको, हुगली नदी के किनारे। चलिए अगला चलते हैं। उसके बाद है आपको राउरकेला। क्या है? राउरकेला, ठीक है ना। तो ये जो आपको राउरकेला है याद रखिएगा, ठीक है ना, इस्पात केंद्र। तो ये जो राउरकेला इस्पात केंद्र है ना,
यह आपको किस देश के सहयोग से आपको विकसित हुआ था? तो यह आपको पश्चिमी जर्मनी, क्या है? पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना। मतलब कि राउरकेला इस्पात उद्योग में को लगाने में जो हमें मदद किया था वो आपको पश्चिमी जर्मनी ने किया था। और ये जो राउरकेला इस्पात केंद्र है यह है कहाँ? इसे भी याद रखिएगा, तो ये आपको उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। और याद रखिएगा कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपको भुवनेश्वर है, कहाँ है? भुवनेश्वर है। याद रखना कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और ये जो उड़ीसा है इसका जो निर्माण हुआ था आजादी से पूर्व 1937 में, कितना में हुआ था? 1937 में हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। यानी कि उड़ीसा जो है, ठीक है ना, इस उड़ीसा का निर्माण 1 अप्रैल 1936 होगा, 37 नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, तो ये जो उड़ीसा है इसका जो निर्माण हुआ था आजादी से पूर्व कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा कि राउरकेला इस्पात केंद्र जो है वो आपको कहाँ है? तो कहाँ पूछेगा? तो आपको उड़ीसा में, ठीक है ना। किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो क्या कहेंगे? आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। उड़ीसा की राजधानी का भुवनेश्वर। उड़ीसा जो है वो आपको किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो क्या कहेंगे? आपको 1936 में। और ये जो उड़ीसा बना था बिहार से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? बिहार से अलग होकर, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको चौथा, ठीक है ना, वह आपको एक याद रखिएगा बोकारो, क्या है? बोकारो, ठीक है। तो ये जो बोकारो इस्पात केंद्र है याद रखना है आपको, यह जो है आपको 1968 में स्थापित हुआ था। और बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो आपको यूएसएसआर के सहयोग से क्या हुआ था? कि आपको बना था। मतलब कि पूर्व सोवियत संघ जो है, ठीक है ना, जिसको अभी हम रूस कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी आपको रूस को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो आपको सोवियत संघ के सहयोग से क्या हुआ था? कि आपको इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं बोकारो इस्पात केंद्र, यह आपको है कहाँ? तो ये आपको झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपको झारखंड में, झारखंड की राजधानी पूछ दिया जाएगा तो वो आपको रांची है, कहाँ है? रांची है, ठीक है ना। और झारखंड का जो आपको गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर, किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो आपको कहाँ है? तो क्या कहेंगे? झारखंड में, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। और ये जो बोकारो इस्पात केंद्र है वो किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ था? तो हम क्या कहेंगे? आपको यूएसएसआर के सहयोग से। तो देखिए, तो भारत में जो लोहा और इस्पात का खाना जो पहला खोला गया था आपको 1830 में ही तमिलनाडु के पोटानोवा में, लेकिन वह आपको असफल रहा था। इसके बाद भारत में क्या हुआ था कि आधुनिक रूप से जो लौह इस्पात उद्योग लगा था वह आपको 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, कहा लगा था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। लेकिन आपको आधुनिक रूप से बड़े पैमाने पर क्या हुआ था कि एक आपको निजी व्यक्ति जो कि थे आपको जमशेद जी टाटा, उनके द्वारा क्या हुआ था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो थी वो आपको 1907 में की गई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो यह सब आपको सार्वजनिक क्षेत्र से पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी सरकार के द्वारा स्थापित के बड़े बड़े क्या है कि आपको मतलब उद्योग केंद्र लोहा का, किसका? लोहा का, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपसे क्या कि बताइए कि भद्रावती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह भी आपको लोहा और इस्पात के लिए, विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको जमशेदपुर है जो कि आपको टाटा आयरन स्टील कंपनी नाम से होगा, ठीक है ना। तो वो आपको लोहा के लिए ही क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को देख लेना है। फिर कभी कभी लौ एस की बात आ जाती है, तो लौ एस में आपको हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आपको लिमोनाइट, तो इस 3 एस को आपको अच्छे से क्या करना है, मतलब कि कवर करना है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि डिगबोई जो है वो आपको कहाँ है? तो देखिए डिगबोई जो है वो आपको असम में है, कहाँ है? असम में। देखिए, और कहीं ना कहीं डिगबोई जो है याद रखिएगा, यहाँ से कुछ और भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तेल रिफाइनरी कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो हम कहेंगे डिगबोई में। तेल का पहला कुआं कहाँ मिला था? तो आपको असम घाटी में। कहाँ मिला था? असम घाटी में। तो इन चीजों को देख लेना। और आज आपको क्या है कि कई सारे तेल शोधक कारखाने हैं जिसके बारे में भी आपको क्या करना है कि जाना है। कभी कभी पूछ देगा कुछ तेल शोधक कारखाने के बारे में। तो चलिए तीसरे हम सबसे पहले बात करते हैं अपने बिहार में स्थित, ठीक है ना। तो बरौनी, क्या है? बरौनी, ठीक है। तो ये जो बरौनी है वो आपको तेल शोधक कारखाना है। बरौनी के अलावा जो जाएगा भटिंडा, क्या जाएगा? भटिंडा। तो ये जो भटिंडा है ये आपको पंजाब में, ये भी आपको यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पानीपत, क्या है? पानीपत, जो कि आपको हरियाणा में, यहाँ भी तेल शोधक कारखाना है। जामनगर हो गया, क्या हो गया? जामनगर, ठीक है। तो ये जो जामनगर ये भी तेल शोधक कारखाना है। इसके अलावा आपको मथुरा हो गया, क्या हो गया? मथुरा हो गया। तो ये भी आपको क्या है? तेल शोधक कारखाना है। तो ऐसे बहुत सारे तेल शोधक कारखाना है। अब आइए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे बरौनी,
जो आपको तेल शोधक कारखाना है वो आपको कहाँ है, बिहार में। भटिंडा कहाँ है, पंजाब में। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। जामनगर कहाँ है, तो आपको यानी कि गुजरात में, ठीक है ना। मथुरा कहाँ है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, तो ये जो तेल रिफाइनरी कारखाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भारत में पहला तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो आप क्या कहोगे कि यह आपको यानी कि असम के डिगबोई में 1901 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है ना। बिहार में स्थित एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो है वो आपको कहाँ है, बरौनी में। बरौनी जो है वो आपको बेगूसराय में क्या होता है कि आपको पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो तेल शोधक कारखाना में क्या होता है, तो कच्चे तेलों को आपको क्या होता है कि शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, तो वो आपको असम घाटी में मिला था। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, वहीं कह रहा है डिगबोई कहाँ है, तो कह रहा है गुजरात में। तो गुजरात में देखिए कि आपको जामनगर है। उत्तर प्रदेश में आपको मथुरा हो गया, ठीक है ना। असम में, तो असम में आपको क्या हो गया कि यानी कि डिगबोई हो गया। तो एक चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने छूट गया था डिगबोई, क्या है, डिगबोई। तो डिगबोई नामक जो तेल शोधक कारखाना है वो आपको कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपको असम में। और यह 1901 में क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और यहाँ तेल का कुआं जो है आपको 1866 में क्या हुआ था, असम में खोदा गया था, ठीक है ना। लेकिन तेल वहां मिला था 1890 में। तो जब तेल मिला तो उसको क्या होगा, शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी की आवश्यकता होगा। तो पहला रिफाइनरी जो था आपको कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए जो खोला गया था वो आपको असम के डिगबोई में 1901 में। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि इसकी स्थापना यानी कि 1901 में हुई थी, ठीक है ना। असम स्थित जो डिगबोई कारखाना है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है, बरौनी, तारापुर, ग्वालियर, महाराजगंज। तो इसमें आपको बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। तो इन चीजों को देख लेना है क्योंकि अभी बताया बरौनी बिहार में। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपको अधात्विक खनिज के प्रकार है। क्या है, अधात्विक खनिज के प्रकार है। ऑप्शन कह रहा है देखिए कि आपको सोना, क्या कह रहा है, सोना। उसके बाद कह रहा है अभ्रक, ठीक है ना। अभ्रक के बाद कह रहा है तांबा, चांदी। तो इसमें से जो अभ्रक है वो आपको अधात्विक खनिज है। बाकी जो है सोना है, ठीक है ना, आपको तांबा है, चांदी है, क्या है, चांदी। तो ये सब आपको धात्विक खनिज है। तो देखिए खनिज किसको कहते हैं, तो ऐसी वस्तु जिसकी आपको एक निश्चित आंतरिक संरचना और जिसको आपको क्या हो कि पृथ्वी की गर्भ की खुदाई करके उसको निकाला जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज आपको दो टाइप के होते हैं, एक आपको धात्विक, एक आपको अधात्विक। तो धात्विक खनिज उसमें को कहते हैं जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। और धात्विक खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक जो होता है आपको लौहयुक्त धात्विक खनिज और एक होता है आपको अलौहयुक्त धात्विक खनिज। फिर आपको ये जो आपको अधात्विक खनिज ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपको कार्बनिक और एक जो होते हैं क्या होते हैं, अकार्बनिक। तो आइए यहाँ पर हमको खनिज का क्या करते हैं कि हल्का सा बंटवारा कर देते हैं। देखिए तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए खनिज का अगर हम बंटवारा करते हैं, ठीक है ना, तो एक होता है आपको अधात्विक, क्या होता है, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज हम उसको कहते हैं जिसमें आपको मतलब क्या होता है कि धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। और एक होते हैं आपको धात्विक खनिज, क्या होते हैं, धात्विक खनिज। और इन खनिजों में क्या होता है कि धातु के गुण जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो देखिए तो धात्विक खनिज जो होते हैं इसके आपको दो भेद है। तो एक आप रखिएगा कार्बनिक, क्या है, कार्बनिक आपको अधात्विक खनिज होगा, ठीक है ना। और एक जो होता है अकार्बनिक, क्या होता है, अकार्बनिक, ठीक है ना, आपको अधात्विक खनिज होता है। उसके बाद है आपको धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जो होते हैं यह भी आपको दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के। तो एक आपको लौह युक्त, क्या होता है, लौह युक्त धात्विक खनिज यानी कि जिसमें लोहा का अंश ज्यादा। एक होता है अलौह युक्त, क्या होता है, लौह युक्त धात्विक खनिज। इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं खनिज, ठीक है ना, तो खनिज के आपको दो टाइप हो गए, एक आपको अधात्विक, ठीक है ना, और एक जो हो गया आपको धात्विक। अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, एक आपको अकार्बनिक। और धात्विक खनिज हो गए दो प्रकार के, एक लौह युक्त और एक जो जाएगा अलौह युक्त। तो देखिए तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए, कुछ खनिज का नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आपको सोना है, क्या है, सोना है। तो देखिए तो सोना का जो हमारे भारत में उत्पादन होता है कोलार खंड में होता है, क्या होता है, कोलार खंड में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। कोलार खंड का है तो आपको कर्नाटक में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, तो आपको कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन खान इसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको कोलार खान। कौन खान, कोलार खान, इसको याद रखना है। दूसरा जो है आपको अभ्रक, क्या है, अभ्रक। तो देखिए अभ्रक के हम सबसे बड़े उत्पादक देश है, और भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपको झारखंड में होता है, क्या होता है, झारखंड में। तो इन चीजों को अच्छे से देखना है। उसके बाद है आपको एक तांबा, क्या है, तांबा। तो देखिए तांबा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है ना, वह आपको कौन है, तो राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। और याद रखिएगा
कि राजस्थान में एक खान है खेतरी। क्या है? खेतरी, जो भारत में तांबे की सबसे पुरानी खान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में तांबे की सबसे पुरानी खान कौन है, तो आपको कहना होगा राजस्थान का खेतरी, ठीक है ना। सोना के लिए भारत का कौन सा खान प्रसिद्ध है, तो कोलार खान, जो कि आपको कर्नाटक में, ठीक है ना। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, तो आपको झारखंड में। क्या होता है? झारखंड में। इन चीजों को याद रखना है। और अभ्रक के हम सबसे बड़े उत्पादक देश है, तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा तो हो जाएगा आपको चिली। कौन हो जाएगा? चिली हो जाएगा। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको चांदी। क्या है? चांदी। तो देखिए, तो चांदी किस प्रकार का खनिज है, तो देखिए, तो चांदी जो है वह आपको धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए, तो चांदी का उत्पादन अपने भारत में ज्यादा नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता, अर्थात हम उसका आयात करते हैं। क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो इन बातों को भी आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। करा के निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन करा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद करा महाराष्ट्र, उसके बाद करा सी में गुजरात, उसके बाद डी में करा है कर्नाटक। तो देखिए, तो भारत में कई सारे आपको क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कौन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें एगो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश। आपको खुद से आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो है ना वो आपको नरौड़ा नाभिकीय केंद्र, कौन सा है? नरौड़ा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नरौड़ा नाभिकीय केंद्र जो है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में। नरौड़ा नाभिकीय केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है एक ऑप्शन दे रहा है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। भाई मेरे, महाराष्ट्र में आपको तारापुर होगा। क्या होगा? तारापुर, ठीक है ना। तारापुर क्या हो जाएगा? तारापुर। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय केंद्र जो है कौन है? तारापुर है। भारत में स्थापित सबसे पहला नाभिकीय केंद्र कौन है, तो आपको तारापुर है। तो इन चीजों को अच्छे से देखना है। उसके बाद एक ऑप्शन दे रहा है गुजरात। क्या दे रहा है? गुजरात। तो देखिए, तो गुजरात जो है वो आपको कहाँ है जाते हैं, तो गुजरात जो है वह आपको भारत के सबसे पश्चिमी राज्य, ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको काकरापार, क्या है? काकरापार नाभिकीय केंद्र। क्या है? काकरापार नाभिकीय केंद्र है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको और दे रहा है, वह है आपको कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो भाई मेरे, कर्नाटक जो है ना, तो कर्नाटक में आपको कैगा, क्या कहेंगे? कैगा आपको नाभिकीय केंद्र। इसके बाद एक और याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में जो है ना वो आपको रावत भाटा है। कौन है? रावत भाटा। याद रखिएगा कि राजस्थान में कौन है, तो आपको रावत भाटा या राणा प्रताप, ऐसा कुछ करके इसका नाम है। लेकिन याद रखिएगा कि रावत भाटा जो है, ठीक है ना, वो आपको नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राजस्थान में। तो देखिए, यहाँ सब पूछ रहा था क्या बारे में, नरौरा के बारे में। तो नरौरा क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर इसमें पूछ देंगे तारापुर, तब क्या कहोगे, आपको महाराष्ट्र। इसमें पूछ देंगे काकरापार, क्या कहिएगा, गुजरात, ठीक है ना। क्या पूछेंगे? कर्नाटक। रावत भाटा तो राजस्थान। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको इजी वे में सोल्व कर लेना है। पूछेंगे भारत का सबसे पुराना जो आपको नाभिकीय केंद्र जो है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको तारापुर। क्या है? तारापुर। तो इन चीजों को आपको देख लेना। हाँ, एक तमिलनाडु में कुंडकुलम, ठीक है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है कहाँ है, तो देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वह आपको कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। डिगबोई पूछेंगे, ठीक है ना, तो या नुनमाटी पूछेंगे, तो ये सब आपको असम में हो गया। क्या हो गया? असम में हो गया, ठीक है ना। फिर आपको बॉम्बे हाई पूछेंगे, तो ये आपको मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। तो ये सब भारत में कच्चे तेल के क्या है कि आपको उत्पादक क्षेत्र है। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो इसमें आपको अंकलेश्वर पूछा जाता है और एक आपको डिगबोई पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। ये दो, एक आपको अंकलेश्वर, क्या पूछा जाएगा, अंकलेश्वर। तो भाई मेरे अंकलेश्वर क्या है, तो ये आपको गुजरात में। क्या है? गुजरात में। और एक पूछा जाएगा आपको डिगबोई। तो डिगबोई के बारे में अभी बताए थे कि ये जो डिगबोई है, देखिए कहाँ है, तो ये आपको असम में। क्या है? असम में, ठीक है ना। नुनमाटी क्या है, तो ये आपको असम में है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको अगले टॉपिक में आते हैं तो आगे का विश्लेषण करेंगे। शुरू करें। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मैग्नीज, ऑप्शन बी कह रहा है आपको अभ्रक, ऑप्शन सी कह रहा है लोहा, ऑप्शन डी कह रहा है आपको कोयला। क्या कह रहा है? कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। तो याद रखिएगा
कि जो मैग्नीज है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीज जो होते हैं, ठीक है ना, वही आपको चीनी मिट्टी के बर्तन पर क्या होते हैं कि आपको रंग चढ़ाने में क्या होते हैं कि आपको काम आते हैं। तो हमारे भारत में मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है? वो आपको उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। मैग्नीज को ईमेल से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? तो आपको उड़ीसा। हाँ, एक चीज और भी याद रखिएगा कि बॉक्साइट का भी जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद है आपको ऑप्शन बी में अभ्रक। क्या है? अभ्रक। तो अभी बताए थे कि अभ्रक का जो आपको सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको झारखंड है। कौन है? झारखंड है। ठीक है ना, इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वह है आपको लोहा। क्या है? लोहा। तो याद रखिएगा, देखिए, तो लोहा से यहाँ से कभी कभी फंस सकते हैं, ठीक है ना। लॉ एस्क कहेगा तो याद रखिएगा कि लॉ एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो वह आपको कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। लेकिन इसी में कहेगा लोहा और इस्पात का, मतलब कि लॉ एस्क से जो आपको लौह इस्पात बनता है, ठीक है ना, तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो वह आपको झारखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? झारखंड। ठीक है ना। सीधे पूछेगा लॉ एस्क तो आप कहेंगे क्या? तो आपको कर्नाटक। उसके बाद जो है अगला, ठीक है ना, वह है आपको कोयला। क्या है? कोयला। तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको झारखंड है। कौन है? झारखंड है। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, देखिए इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नीज का और आपको बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? तो हम क्या कहेंगे? उड़ीसा। क्या कहेंगे? उड़ीसा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो हम कहेंगे झारखंड। लॉ एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक तो वो कौन हो जाएगा? कर्नाटक। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? झारखंड। और इसी में एक प्रश्न और आ सकता है कि लोहा और इस्पात का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको कौन है? तो आपको झारखंड है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए लॉस में अभी बताए थे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, लिमोनाइट। कोयला में कल ही बताया था आपको एंथ्रासाइट, ठीक है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपको पीटी। तो इन इसको सबको नाम भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य आपको भौम जल संसाधन है? देखिए, तो ऑप्शन ए कर रहा है आपको सिंधु, ऑप्शन बी कर रहा है गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नहीं है, यह है आपको गंगा। क्या है? गंगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 3-4 नदी दी हुई है, आप इसके बारे में भी क्या कर लो कि आपको जान लो। क्या कर लो? जान लो। तो जैसे देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए और एक बार इसका आंसर भी आप जान लीजिए कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन है? तो ऑप्शन ए करा सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो कि आपको गंगा होगा। क्या होगा? गंगा होगा। भारत में सबसे ज्यादा इसी नदी के जल का क्या होता है कि आपको उपयोग होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपको सिंधु। क्या है? सिंधु। एक नंबर में इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति जो होती है वो आपको मानसरोवर झील से, क्या होती है? मानसरोवर झील से होती है। और ये जो मानसरोवर झील है यह आपको क्या है? तो तिब्बत में, चाइना स्थित मानसरोवर झील से। उसके बाद जो है गंगा। क्या है? गंगा। ध्यान से सुनिएगा, तो गंगा की जो उत्पत्ति होती है वह आपको गंगोत्री हिमानी से होती है। किससे होती है? गंगोत्री हिमानी से। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा कि सबसे लंबी नदी जो है भारत की वो कौन है? तो देखिए, तो सबसे लंबी नदी जो है भारत की वो आपको कौन है? तो हम कहेंगे आपको गंगा। क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है आपको जो तीसरा है। क्या है? तीसरा है, उसको समझेगा कि तीसरा में क्या ऑप्शन दे रहा है। वो है आपको ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है यह आपको भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्या है? भारत की, याद रखिएगा, सबसे चौड़ी नदी। क्या है? भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है वो आपको कौन है? तो हम क्या कहेंगे? आपको ब्रह्मपुत्र। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। चलिए, उसके बाद जो है चौथा नंबर वह क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। वह है आपको गोदावरी। क्या है? गोदावरी।
तो गोदावरी को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। याद रखिएगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको यानी कि गोदावरी को। और गोदावरी जो है इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा किसे क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। और यह दक्षिण भारत की क्या है कि आपको सबसे लंबी नदी है। तो याद रहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो आपको यानी कि गोदावरी। और भारत की सीधे पूछेंगे सबसे लंबी नदी कौन, तो आप क्या कहोगे, तो यानी कि गंगा। क्या है, गंगा। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र है इसकी उत्पत्ति जो होती है मानसरोवर झील से ही होती है। और यह भारत के क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जब प्रवेश करती है, क्या होती है, प्रवेश करती है, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या होता है कि आपको असम होते हुए, ठीक है ना, आपको क्या होता है कि बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है कि आपको गिर जाती है। क्या होती है, गिर जाती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा नर्मदा से। तो नर्मदा जो है मध्य भारत की नदी है, ठीक है ना, और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको समझना है। क्या है, समझना है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि याद आ गई वो क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ये जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी है यह आपको भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जब प्रवेश करती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो आपको कहना होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। दक्षिण भारत की मतलब कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को, ठीक है ना। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको गोदावरी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भाई मेरे याद रखना, कावेरी से। किसे याद रखना, कावेरी से। तो ये जो कावेरी देख रहे हैं ना इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, सॉरी दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। दोनों में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। तो अगर कभी हम प्रश्न पूछ देंगे कि बताइए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आपको कावेरी को। किसको, कावेरी को। याद रहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को, ठीक है ना। दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके भूगोल में पूछे जाएंगे उसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन है, तो हम कहेंगे गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। सिंधु नदी जो है वो कहाँ गिरती है, तो याद रखिएगा यह अरब सागर में, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर से होती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। कावेरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्या है, क्या आपको प्रमुख नदियां है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इससे बहुत सारी नदी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल उसी को ले रहे हैं जो आपके एग्जाम व्यू से अच्छा हो। पश्चिम को प्रवाहित होने वाली एक मतलब की सबसे बड़ी नदी तो हम कहेंगे आपको नर्मदा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कर रहा है, ठीक है ना। कि देखिए देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में आपको यूज होते हैं, तो ये आपको सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, उद्योग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई, क्योंकि भारत में जो भी जल है उस जल का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपको कहाँ होता है, सिंचाई में होता है। कहाँ होता है, सिंचाई में होता है। इससे हम इसे देख लेते हैं, ठीक है ना, यानी सिंचाई होगा, ठीक है ना। देखिए तो जल जो है यानी सिंचाई की सुविधा जितना बेहतर होगा, ठीक है ना, वहाँ कृषि जो होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उन्नत अवस्था में होगी। क्या होगी, उन्नत अवस्था में होगी। क्योंकि कृषि करने के लिए हमें क्या होती है कि आपको जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। और यह जल जो होते हैं हमें कहाँ से मिल सकते हैं, तो नदियों से मिल सकते हैं, ठीक है ना, तालाबों से मिल सकते हैं, झीलों से मिल सकते हैं, या हम सिंचाई के अन्य साधन में देखते हैं जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया। क्या हो गया, नलकूप हो गया। तो इस सबसे हम क्या कर सकते हैं कि आपको सिंचाई के लिए आवश्यक जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से समझना है। हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा कि वर्षा जल संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो आपको तमिलनाडु है, ठीक है ना। मतलब वहां पर वर्षा का जो जल होगा उस जल को क्या होता है कि आपको मतलब कि वर्षा वाली जो जल है, छत से जो आपको जल गिरेगी उसको क्या है, संग्रह करना है। और ऐसा कानून बनाने वाला वो पहला राज्य है। क्या है, पहला राज्य है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वर्षा जल संग्रह करने वाला, ठीक है ना, उसको अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है, तब क्या कहेंगे, तमिलनाडु, ठीक ना। तो इस सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। देखिए आगे करा, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा, तो वो है आपको जूट। क्या है, जूट। क्योंकि भारत के विभाजन से पहले क्या था कि भारत जो था इस मतलब कि यहाँ पर आपको मतलब काफी ज्यादा जूट का उत्पादन होता था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो एक तरफ भारत बना, एक तरफ आपको पाकिस्तान बना। तो जो जूट उत्पादक क्षेत्र है जिस मतलब ये जो बांग्लादेश है जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, वो क्षेत्र सब आपको किसके हिस्से में चला गया था, तो पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। तो जूट से कभी कभी कोई प्रश्न कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, प्रश्न। देखिए तो जूट से आपके लिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आइए इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वह हमारा कौन है,
तो आपको भारत है। कौन है? भारत है। याद आएगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। और भारत में पूछेंगे कि जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य कौन है, तब क्या कहोगे? तो आपको पश्चिम बंगाल। क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल। जूट के लिए जो है आपको कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे गंगा का डेल्टा। क्या कहेंगे? गंगा का डेल्टा। जब भी डेल्टा आएगा आपके मन में ख्याल, तो एक चीज को याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है भाई मेरे, वो सुंदरबन डेल्टा है, जिसका निर्माण आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से हुआ है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ से देखिए क्या सीखे? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन? तो आपको भारत। ठीक है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। जूट उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र भारत का प्रसिद्ध है? तो क्या कहेंगे? गंगा डेल्टा। क्या कहेंगे? गंगा डेल्टा। और याद रखिएगा कि जूट को ना गोल्डन फाइबर कहा जाता है, मतलब कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो याद रहेगा कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? तो वह आपको जूट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या करा है, ध्यान से सुनिए। जैसे एक है आपको ऑप्शन में यानी कि चावल। तो देखिए, तो चावल को भी थोड़ा बहुत क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, चावल जो है भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है ना। और चावल उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपको चीन का है, मतलब पहला नंबर पर कौन है? चीन है। वहीं आपको दूसरे नंबर पे जो है वह कौन है? तो हमारा भारत है। कौन है? भारत है। तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। लेकिन पूछेंगे कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। याद रहेगा कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना। पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको चीन है। ठीक है ना। उसके बाद आपको भारत जो कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो यहाँ ऐसे प्रश्न सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक है आपको गेहूं। क्या है? गेहूं। ठीक है ना। तो ये इस गेहूं के बारे में भी समझते हैं। तो देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहेंगे तो आपको चीन है। कौन है? चीन है। तो यह देखा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर जो कौन है? तो हमारा वह भारत है। क्या है? भारत है। और गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। क्या होता है? उत्तर प्रदेश में। आप प्रति हेक्टेयर कहेंगे तो पंजाब में, मतलब कि आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ? पंजाब में। लेकिन सीधे पूछेंगे कि आपको बताइए कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में? तो आपको चाइना में। ठीक है ना। दूसरा स्थान पर कौन है? तो हमारा भारत है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? समझना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या करा है? कपास। तो हमारे भारत में कपास का जो सबसे बड़ा आपको उत्पादक जो आपको देश है, ठीक है ना, उत्पादक देश नहीं राज्य, वो आपको महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। याद रहेगा कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर जो नंबर आता है वो आपको गुजरात का आता है। कपास जो है आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? क्या आपको मतलब कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है ना। यानी कि कपास हमारे सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो आपको अदा करते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। कपास को हम लोग उजला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला सोना कहते हैं। यहाँ से ये प्रश्न सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपको गुजरात। और यह कपास जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग को यह प्रमुख कच्चा माल देता है। ठीक है ना। उसके बाद है आपको उजला सोना के नाम से भी कपास को जानते हैं। क्या कहते हैं? कपास को जानते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वह कौन होती है? तो आपको काली मृदा होती है। क्या होती है? काली मृदा। तो याद रहेगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? काली मृदा। क्या कहेंगे? काली मृदा। तो इन चीजों को देख लेना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक ऑप्शन में है आपको जूट हो ही गया, कपास हो ही गया, गेहूं हो ही गया। ठीक है ना। तो ये सारे हो गए। अब चलिए अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो आपको कौन है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना वो आपको उत्तर प्रदेश में। अभी बताया चावल का तो आपको पश्चिम बंगाल में, जूट का क्या है तो आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए क्या कि गन्ना का, तो गन्ना का सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। याद देखिएगा कि गन्ना का सबसे ज्यादा क्या होता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में। क्या होता है? उत्तर प्रदेश में। फिर यहाँ से पूछेंगे आपसे अगला प्रश्न कि मोटा अनाज का सबसे ज्यादा क्या होता है? तो ये आपको महाराष्ट्र में। क्या होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। फिर पूछेंगे कि दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? तो देखो भाई मेरे, दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ना वो आपको मध्य प्रदेश में होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा उसको हार्ट ऑफ क्या कहते हैं? तो आपको इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। मतलब भारत का दिल कहा जाता है किसको? तो आपको मध्य प्रदेश को। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। और भी जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताओ
केला का सबसे बड़ा उत्पादक, तो वो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक कहेंगे तो आपको कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कॉफी का सबसे बड़ा कहेंगे तो आपको कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेंगे तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा वो आपको असम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखिए मूंगफली, गन्ना, ज्वार, रागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कौन? तो आपको गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, क्योंकि गन्ना जो है आपको क्या है? शुष्क का नहीं है। यानी करने का मतलब होगा कि गन्ना को अधिक जल की क्या होती है, कि आपको आवश्यकता होती है, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है मूंगफली। तो याद रखिएगा मूंगफली जो है वो आपको खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको गुजरात है। कौन है? गुजरात है। याद रहेगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो क्या कहोगे? तो आपको गुजरात। मूंगफली कैसी फसल है? तो आपको खरीफ फसल है, ठीक ना। देखिए गन्ना जो है नकदी फसल है। कैसी फसल है? नकदी फसल है। ज्वार और रागी जो हो गया ये सब आपको मोटा अनाज है। कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि देखना है। अब देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया था? तो देखिए एक है अदीस अबाबा, एक है आपको चंडीगढ़, एक है आपको किनवाड़ा और एक है आपको जहांगीर। क्या है? सॉरी जहांगीर कहते हैं जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। तो देखिए अदीस अबाबा जो हो गया वो आपको इथोपिया की क्या है कि आपको राजधानी है। चंडीगढ़ आपको चंडीगढ़ की राजधानी, इसके अलावा आपको पंजाब हरियाणा की राजधानी है। किनवाड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जोहान्सबर्ग जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के कई सारी राजधानी है, जैसे आपको जोहान्सबर्ग हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा प्रिटोरिया हो गया, ब्लोमफोंटेन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की क्या है कि आपको 3 राजधानी। तो इसमें से मुझे डाउट है, हम देख लेते हैं आपको कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है? देखिए ऑप्शन पहले सुन लीजिए, अदीस अबाबा, किनवाड़ा, जोहान्सबर्ग, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। और याद रखिएगा कि चंडीगढ़ भारत का सबसे सुनियोजित नगर है। क्या है? सबसे सुनियोजित नगर है, ठीक है ना। इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। चंडीगढ़ को हम लोग गुलाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबों का शहर। तो दोस्तों याद रखना है ये जो चंडीगढ़ है, क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग गुलाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबों का शहर। और आप लोग गुलाब देखे हुए कभी? देखे हुए बांटे भी हुईगा इधर उधर? क्या बांटे हैं? वैसे कोनो नहीं है जो गुलाब बांटने वाला है। हाँ भाई साहब गुलाब नहीं बांटना है, ठीक है ना। 14 फरवरी आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा सतर्क होके ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 14 फरवरी को ब्लैक डे है। क्या है? ब्लैक डे है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो आपको चंडीगढ़ को। चलिए उसके बाद जो है मेरे भाई यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो जब भी बात आएगी गुलाबी नगरी की, ठीक है ना, पिंक सिटी, तो गुलाबी नगरी जो है वो आपको जयपुर है। कौन है? जयपुर है। तो याद रहेगा कि गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। गुलाबों के शहर किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? चंडीगढ़ को। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी आपको 8 है। कितनी है? 8 है। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में एक कौन हो जाएगा? तो जम्मू और कश्मीर। क्या जाएगा? जम्मू कश्मीर। हम शॉर्ट नाम से लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक जो हो जाएगा आपको लिख लीजिएगा, आप लोग अपना नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपको लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। उसके बाद हो जाएगा आपको चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ के बाद जो हो जाएगा वो आपको दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, आप इसको समझ जाना है, ठीक है ना। दिल्ली के बाद जो हो जाएगा दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। क्या हो जाएगा? दमन व दीव। देखिए दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी, ठीक है ना, या पांडिचेरी कहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा 7वां हो जाएगा आपको यानी कि लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। इसको एल के से सूचित किए क्योंकि एल से वहां पर लद्दाख को सूचित किए, ठीक है ना। उसके बाद एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान और आपको क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? तो आपको याद रखना है 8 गो। और इसकी राजधानी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। पूछेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पूछेंगे आपको ये जो लद्दाख है इसकी राजधानी तो आपको लेह, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली का है नई दिल्ली, ठीक है ना। दादर व नागर हवेली दमन व दीव इसकी जो राजधानी है वो आपको दमन है, ठीक है ना। पुदुचेरी इसकी राजधानी जो है पुदुचेरी है। उसके बाद है आपको लक्षद्वीप इसकी राजधानी कवारती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी जो है वो आपको क्या है?
तो याद रखना है पोर्ट ब्लेयर, क्या है पोर्ट ब्लेयर। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश अभी क्या गो है बताइए, तो आपको 8 गो। सीधे राज्य पूछेंगे तो क्या कहिएगा, तो आपको यानी कि 28 गो। और भारत क्या है, राज्यों का संघ, जो कि आपको अनुच्छेद 1 में क्या है कि आपको कहा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कर है क्या, देखिए कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधा में लगा होना चाहिए, तो 75%। इसका डायरेक्ट आंसर जा लीजिए, ठीक है ना। जब किसी नगर को, तभी मतलब कि कोई क्षेत्र ऐसा हो उसको नगर का अगर दर्जा लेना है, तो कम से कम 75% जो आबादी हो उसका वो कृषि कार्य नहीं करता, अर्थात वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से जुड़ा हो, ठीक है ना। तो उसको आपको नगर का दर्जा दिया जा सकता है। आगे चलिए, अब कह रहा है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा है वो आपको भारतीय आर्य है। कौन है, भारतीय आर्य, मतलब कि सबसे ज्यादा जो आपको जनसंख्या है भाषाई समूह वालों में वो किसका है, तो भारतीय आर्य का है, इसको देख लेना है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये आपको केरल है, क्या है केरल है। तो यहाँ से आपके लिए कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, तो वो कौन हो जाएगा, आपको केरल, ठीक है ना। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन, क्या कहेंगे, केरल। यहाँ का जो आपको लिटरेसी रेट है वो आपको 93.91% है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 94% लोग जो है वो आपको पढ़े लिखे हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भाई मैंने याद रखना, बिहार। लगभग यहाँ का लिटरेसी रेट आपको जो है 65% है, ठीक है ना। बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला क्या आएगा, तो आपको रोहतास, कौन है, रोहतास है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इसको एग्जाम के व्यू से क्या करें, केवल आपको टारगेट करें। अगर केरल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर पर आपको मिजोरम है, कौन है, मिजोरम है। याद रहेगा कि अगर केरल ऑप्शन में नहीं रहे, कहेगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो आप सीधे केरल को मार दीजिएगा, क्योंकि केरल जो कितने नंबर पे है, तो आपको दूसरे नंबर पे। तो इन चीजों को देख लेना है। हाँ, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है ना। त्रिपुरा की राजधानी जो वो आपको अगरतला है, क्या है, अगरतला है। आगे देखिए, अब कर रहा है देखिए अगला क्या कि भारत में, ठीक है ना, कि आपको जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा गया था। आपको कल ही बताए थे कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 है, क्या है 1921 है। और लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 है, कितना है 1951। तो अगर पूछेंगे जनगणना का लघु विभाजक वर्ष तो 1951 और जनगणना का महाविभाजक वर्ष तो क्या कहिएगा 1921, क्या है 1921। तो चलिए आज की कक्षा को रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं बेहतर क्लास के साथ कल, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से कोई डाउट हुई हो तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे।